दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का माहौल चल रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। खास करके देश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोल रहे हैं। इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा देश में माहौल खराब कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दिल्ली की सरकार समाज में गड़बड़ माहौल बना रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर देगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि समाज में नफरत फैलाने का काम भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार के लोग सब समझते हैं। बिहार के विकास में भाजपा की केंद्र सरकार बाधा बन रही है। ऊपर से समाज में जहर घोलने का काम भी भाजपा ही कर रही है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधा सीधा आरोप यह है कि भाजपा हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विशेष राज्य का मुद्दा उठाने के बाद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। अशोक चौधरी ने कहा है कि केंद्र में चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो या फिर यूपीए, बार बार मांग किए जाने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की कथनी और फिर करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अशोक चौधरी ने कहा है कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बिहार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसकी बदौलत बिहार को आगे ले जाने में काफी लंबा समय लगेगा। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से भी इसमें काफी परेशानियां होंगी। केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की, हमने हमेशा से यही मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखने का काम किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें राज्य का जो हिस्सा है विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद उसमें भी कमी आएगी। राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो फिर दूसरे जो विकसित राज्य हैं उनके समक्ष बिहार पहुंच गया होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के समक्ष बार बार अपनी मांग को रखा और आज भी मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपीए और एनडीए की सरकारों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को किसी न किसी बहाने से नकार दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं, जिसके कारण पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत बिहार में 10 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। इसलिए बिहार के लोग अभी से ही गर्म कपड़े की व्यवस्था कर लें। जी हाँ, अगर आप अभी तक गर्म कपड़े अपने पेटी से नहीं निकाले हैं तो फिर आप अभी से ही निकाल लें या फिर खरीद लें। खबर के अनुसार 6 और 7 नवंबर को देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार हैं। इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में भी दिखाई देगा। आपको बता दूं कि पहाड़ों से बर्फबारी, ठंडी हवाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी, जिसके बाद बिहार के तापमान में अचानक से गिरावट आएगी। यह बिहार में 10 नवंबर के बाद रात के साथ ही दिन में भी तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। फिलहाल बिहार में अभी मौसम सामान्य है, हालांकि सुबह और फिर शाम में हल्की ठंडी का एहसास हो रहा है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट आ रही है, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन 10 दिन बाद यहाँ ठंड गिरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि आप भी ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं और फिर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी अचानक यात्रा करना पड़ जाए और आपके पास टिकट नहीं हो तो अब आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसे में आपको रेलवे का एक खास नियम जानना बेहद जरूरी है। इस सुविधा के तहत अब आप बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो फिर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर के टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। फिर टीटीई आपके गंतव्य स्थान तक की टिकट बनाएगा। इतना ही नहीं, आप टीटीई को कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मानसून के जाते ही दक्षिणी हिस्सों में नदियां सूखने लगी है।
एक तरफ उत्तर बिहार की नदियों में काफी पानी है तो दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की नदियां सूख रही है। दक्षिण बिहार और झारखंड से सटे इलाकों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई, इस कारण यहाँ की नदियों की स्थिति बदतर है, इनमें पानी नहीं बचा है। बिहार के दक्षिणी जिलों में भूगर्भ जल का स्तर भी काफी नीचे है, इस कारण नदियों में पानी कम होते ही जलस्तर नीचे चला जा रहा है। ये चिंता का विषय बन गया है। एक तरफ नेपाल और उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में बारिश के कारण नदियां लबालब है। नेपाल में तो हाल तक बारिश हुई है, जिससे उत्तर बिहार की नदियों में अभी भी पानी है। दूसरी ओर दक्षिण बिहार की नदियों में जलस्तर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। नदियों के इस बदलते व्यवहार पर विशेषज्ञ भी हैरान हैं। जानकार इसे किसी बड़े खतरे के संकेत मान रहे हैं। नदियों का यह व्यवहार बड़े स्तर का सूचक है, खास करके दक्षिण बिहार बड़े खतरों की ओर बढ़ रहा है। नदियों का इतना जल्दी सूखना चिंता की बात है, लेकिन यह अस्वाभाविक भी नहीं है। हमने खुद ऐसी परिस्थिति पैदा की है। दक्षिण बिहार में भूगर्भ जल का स्तर बनाए रखने और फिर सिंचाई के लिए आहर पैन सबसे बड़े स्रोत थे। इनमें जुलाई से अक्टूबर तक भरपूर पानी रहता था। इसमें भूगर्भ जल भी ठीक रहता था, लोग सिंचाई भी करते थे, बाद में इसका पानी निकाल देते थे। इससे इनमें गाद बचा रहता था। इससे रबी की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये अब खत्म हो गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। एक के बाद एक लूट, हत्या, गोलीबारी और जघन्य जैसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। इस बार अपराधियों ने भागलपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भागलपुर में एक व्यक्ति से 50,000 रुपये लूटने के बाद अपराधियों ने गोली मार दी। जब बाएं पैर में गोली लगी, घायल विजय राय को आनंद फराने में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। दोस्तों बात करेंगे कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पवन सिंह की मैरिड लाइफ में बीते कुछ महीने से अड़चनें चल रही है। एक्टर की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह एक इंटरव्यू में पवन सिंह के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह और फिर उनके परिवार पर मारपीट, गाली गलौज और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। इस खबर से भोजपुरी सिनेमा में खलबली मच गई है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं। वे एक्टर और सिंगर है। जब पवन सिंह की यूपी बिहार में जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। हाल ही में एक्टर पर उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, मारपीट की गई है। यहां तक कि एक्टर ने पत्नी के परिवार से 50,000 की रकम ऐंठी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति ने पवन पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गर्भपात के लिए मजबूर करने और फिर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि गरीब राज्यों के लिए प्रचार प्रसार कम हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में भाजपा से नाता तोड़कर के आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। सीएम सचिवालय में एक समारोह में बिना किसी का नाम लिए कहा है कि गरीब गुरबा राज्य में कुछ हो रहा है, सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार हो रहा है। समारोह के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 200 उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की मंशा हर स्कूल में उर्दू शिक्षकों को बहाल करने की है। जब बिहार विधानसभा में उर्दू जानने वालों को नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों है? अब हर थाने में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में दलितों, ओबीसी और फिर ईबीसी का जीवन बर्बाद है। उन्होंने कहा कि भाई बिहार में पाकिस्तान मत बनाओ, खुद पाकिस्तान जाओ। आपको बता दूं कि बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि देश में विकास के पथ पर अग्रसर बिहार को लेकर के एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जहां बिहार देश के उन राज्यों में सबसे नीचे हैं जहां की महिलाएं सबसे कम इंटरनेट इस्तेमाल करती है। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच कराए गए एक सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे में 15 से 49 साल की महिलाओं के बीच की राय ली गई है, शामिल है। जहां इस सूची में सबसे पहला स्थान सिक्किम का है, जबकि दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। जहां NFSH के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 20.6% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि सिक्किम में 76.7% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है। यह देश के टॉप 5 राज्यों में सिक्किम के अलावा चंडीगढ़, गोवा, मिजोरम और दिल्ली शामिल है। चंडीगढ़ में जहां 72% महिलाएं इंटरनेट का यूज़ करती है, वहीं गोवा में 73 और दिल्ली में यह आंकड़ा
63% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के सर्वेक्षण में ये आंकड़े सामने निकल कर आया है कि बिहार में अपना मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 51 है, यानी कि 100 महिलाओं में से 51 महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है। ये बिहार का रिपोर्ट है। इस सूची में बिहार देश के तमाम राज्यों की सूची में 27वें नंबर पर है। सूची में टॉप पर गोवा है, जहां 91% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है, जबकि इस सूची में सबसे निचले पायदान पर मध्य प्रदेश है, जहां 38% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है। टेली डेंसिटी यानी कि दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है, जब बिहार में टेली डेंसिटी का आंकड़ा 53% है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में टॉप पर है। टेली डेंसिटी का राष्ट्रीय औसत 86% है। रिपोर्ट के आंकड़े के मुताबिक बिहार की महिलाएं इंटरनेट का यूज भले ही कम करती हो, लेकिन घंटों मोबाइल फोन पर चिपकी रहती है। जी हाँ, ये बिहार की महिलाएं। दोस्तों, बात करेंगे कि छठ के बाद लौटने के लिए ट्रेनों में भीड़ चल रही है। इससे पटना जंक्शन पर अनारक्षित टिकटों की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में 25 से 30% बढ़ गई है। जहाँ रेलवे ट्रेनों में बैठने की क्षमता से कहीं अधिक जनरल टिकट बेच रहा है। जहाँ ऐसे में बिहार से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों में खड़े होने तक की जगह नहीं है। कोई चादर बांध करके डिब्बे में लटका हुआ है, तो फिर कोई शौचालय में पूरा सफर तय करने पर मजबूर है, विवश है। रेलवे के सूत्रों ने बताया है कि पिछले 3 दिनों में पटना जंक्शन पर 1,55,000 अनारक्षित टिकट काउंटर से कटे हैं, जिसमें 1,38,00,000 का राजस्व मिला है। सामान्य दिनों में 36 से 38,000 तक अनारक्षित टिकट कटते हैं। इनमें लोकल के अलावा लंबी दूरी की भी टिकट शामिल है। सामान्य दिनों में लगभग 38 लाख राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन मंगलवार को लगभग 27,000 अनारक्षित टिकट कटे, जिसे लगभग 42 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, खबर मधेपुरा की है, जहां एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को गोली मार करके हत्या कर दी। जहां घटना को अंजाम देकर के वह मौके से फरार हो गया। जहां घटना ग्वालपारा थाना क्षेत्र के सुखासन सिसुआपट्टी वार्ड नंबर 8 की है। मृतक की पहचान सुरेश यादव के बेटे मनीष कुमार के रूप में की गई है। जहां परिवार वालों का कहना है कि मनीष की हत्या उनके गाँव के ही नवल किशोर यादव के बेटे विभूति कुमार और लाल ने की है। दरअसल मनीष, विभूति और लाल आपस में गहरे दोस्त थे। जहां दोस्त नहीं दोस्त की जान ले ली। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के साथ ही महागठबंधन और बीजेपी की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पर किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका पता तो 6 नवंबर को ही ईवीएम खुलने के बाद से पता चलेगा। इस बीच सीपीआई-एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बड़ा दावा किया है। कटिहार में सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम ने मोकामा और गोपालगंज में हुए चुनाव को लेकर के बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार विजय होंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए मतदान के बाद एक ओर बीजेपी जीत के दावे में जुटी है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के अपने दावे हैं। इस बीच सीपीआई-एमएल भी इसमें कूद पड़ी है। सीपीआई-एमएल ने दावा किया है कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की ही जीत होगी। सीपीआई-एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे ही तमाम मुद्दों का असर विधानसभा उपचुनाव में भी दिखा है। बीजेपी की खटिया खड़ी होने वाली है और बीजेपी की विदाई की बेला आ गई है। महबूब आलम ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे ही तमाम मुद्दों का असर विधानसभा उपचुनाव में दिखा है। महबूब आलम ने कहा है कि बीजेपी दिन में सितारे देख रही है, बीजेपी की खटिया खड़ी होने वाली है और बीजेपी की विदाई की बेल आ गई है, इसलिए हम बीजेपी की बातों को उतना रिस्पांस नहीं देते हैं। चुनाव में दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत जनता ने सुनिश्चित कर दी है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदी और उर्दू को एक समान बताया और कहा है कि सभी व्यक्तियों को इन दोनों भाषाओं के प्रयोग का अधिकार है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया है। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं सभी चयनित लोगों का बधाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि हमने जब इस बात की समीक्षा की कि कितने पद सृजित हैं और कितने पर बहाली हुई है, तो फिर जानकारी मिली कि कुल स्वीकृति पद 2247 है, जिनमें 1294 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी स्वीकृति पदों पर जल्द ही बहाली होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसे हिंदी है वैसे ही उर्दू है, दोनों को बराबर की स्वीकृति प्राप्त है। सरकार हिंदी के साथ साथ उर्दू को बढ़ावा दे रही है। लोग हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो फिर ज्ञान बढ़ेगा।
दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर है। बताया जाता है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखकर के बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों को आज से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि दिवाली छठ पूजा में दिल्ली में रहने वाले बिहार के लाखों लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों की स्कूल को ध्यान में रखकर के वापसी दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए राहत भरी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है वह छोटे छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे कि फुलवारी शरीफ थाने में सहारा इंडिया समूह के मालिक सुब्रत राय और उनकी पत्नी सपना राय समेत चेयरमैन और प्रबंध निदेशक समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सहारा में जमा करोड़ों की राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज फुलवारी शरीफ के 250 अधिकर्ताओं और फिर जमाकर्ताओं ने थाना में मामला दर्ज कराया है और भुगतान करने की मांग की है। इसको लेकर के पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष साकिर आलम ने बताया है कि लगभग 250 के आसपास लोगों द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इसमें आवेदनकर्ता का कहना है कि सहारा में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जब उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है लेकिन उनको मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिल रहा है। आवेदकों ने कई स्तर से बात करने का प्रयास किया है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। जब मामला दर्ज करने वाले विशाल ने बताया है कि फुलवारी शरीफ में लगभग 1500 लोगों का सहारा भुगतान नहीं कर पाई है, जब उनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है और फिर कई बार सहारा के चक्कर लगा चुकी हैं लेकिन भुगतान नहीं हो सका है। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अब शराब पीकर के पकड़े गए शख्स के लिए पहचान छुपाना मुमकिन नहीं होगा। जब उसने पहले दफ़े शराब पी है या फिर दूसरी बार, इसका पता तुरंत चल जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान के लिए नीतीश सरकार जल्द ही आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने जा रही है। पहली बार शराब पीकर के पकड़े गए आरोपियों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उनका नाम, पता और आधार डेटाबेस से रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बार इसके रजिस्टर्ड हो जाने के बाद यदि कोई दोबारा शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो फिर वे लाख कोशिश के बाद भी अपनी पहचान नहीं छुपा सकता है, जहां नहीं छुपा पाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शराब पीकर के पकड़े जाने वाले लोगों की आधार से पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले के मद्य निषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोला जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम का विश्लेषण कई दृष्टिकोण से होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस गठबंधन के कोर वोट्स में कितने सेंधमारी की। बिहार में राजनीतिक दलों की वोट बैंक मुख्य रूप से जाति के आधार पर संगठन है। मुझे मुस्लिम और यादव मोटे तौर पर राजद से जुड़े हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति पर जदयू की मजबूत पकड़ है। अनुसूचित जातियों के बड़े हिस्से लोजपा के माने जाते हैं। स्वर्ण और वैश्य को भाजपा से जोड़ा जाता है। संयोग से इस उपचुनाव में दोनों महागठबंधन की कोर वोट बैंक की एकजुटता की परख हो जाएगी। मोकामा का परिणाम ये बताएगा कि क्या सचमुच अत्यंत पिछड़ी जातियां जदयू के इशारे पर वोट करती है। उसी तरीके से गोपालगंज इस मान्यता की गवाही देगा कि वैश्य और सवर्ण हर हाल में भाजपा से जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। जो गोपालगंज के बहाने ये दूसरा उपचुनाव है जिसमें भाजपा के वैश्य वोट बैंक में आरजेडी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। जहां पिछले साल अक्टूबर में तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था। तो दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी के बाद से ही देश विदेश में औषधियों की खपत बढ़ जा रही है। जब बढ़ती जाती है, भारत को जड़ी बूटियों के बड़े उत्पादक और निर्णायक के तौर पर देखा जाता है। जब पिछले कुछ सालों में यहाँ औषधीय सुगंधित खेती का चलन भी बढ़ा है। इन्हीं में शामिल है सहजन, जिसके पेड़ का हर हिस्सा बेहद फायदेमंद होता है। इसके फल, फूल, पत्तियां, बीजों में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। यही कारण है कि बाजार में सहजन और इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहती है। जब कई किसानों के पास बंजर और कम उपजाऊ जमीन होती है, इसके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। चाहे तो फिर आज से ही सहजन की खेती शुरू करके सालाना 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार सहजन की खेती के लिए अनुदान भी देती है। बिहार सरकार ने राज्य में बेकार और फिर बंजर पड़ी जमीन पर सहजन की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सहजन की खेती के लिए 74,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत आती है। इसके लिए सरकार 50% तक सब्सिडी देगी। यहाँ सब्सिडी की ये रकम 2 किस्तों में 37,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को दी जाएगी। जब पहले साल में किसान को 27,750 रुपए को, दूसरे साल में 9,250 रुपए का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान की रकम तभी किसान को मिलेगा जब अच्छी देखभाल प्रबंधन के जरिए किसान 90% पौधों को जीवित रखेंगे। सहजन की खेती के लिए सब्सिडी स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को खेती करने के बाद बाजार तलाशने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उपज की मार्केटिंग में खुद उद्यान विभाग मदद करेगा। दोस्तों
दोस्तों बात करेंगे कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का एक नया मामला सामने आया है। नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में राज्य सड़क निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जा रही एक सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई है। इसके बाद इस सड़क पर काम रोक दिया गया है। यह सड़क सीधे सीतामढ़ी के कई इलाकों को नेपाल बॉर्डर पर भिट्टामोर और फिर नेपाल के जनकपुर से जोड़ती है। यहाँ पुल निर्माण कराया जाना है। नेपाल सरकार की आपत्ति के बाद एक बार फिर से सड़क का निर्माण अधर में लटक गया है। जब कुछ दिन पहले नेपाल के अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा के करीब 1.10 किलोमीटर में सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद इस सड़क पर काम रोक दिया गया। यह सड़क बिहार की राजधानी पटना से 135 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी जिले के सूरसंड ब्लॉक में सीमा के पास बन रही है। जहाँ नेपाल द्वारा सड़क निर्माण में की गई आपत्ति के बाद मामले के समाधान के लिए अधिकारियों ने राज्य के गृह विभाग को पत्र भेजा गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में प्रदूषण का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मोतिहारी, पटना, सीवान, पूर्णिया, दरभंगा समेत कई शहरों की हवा सबसे खराब स्तर पर पार कर गई है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह खबर के अनुसार आज बिहार के मोतिहारी में अब तक का रिकॉर्ड EQI 347 दर्ज किया गया है। वर्तमान में मोतिहारी शहर की हवा बेहद खराब है। वहीं पटना, पूर्णिया, दरभंगा समेत बिहार के कई शहरों में EQI 200 से पार रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दूं कि आज मोतिहारी, कटिहार और सिवान सबसे प्रदूषित शहर साबित हुआ है। वायु में धूल कण की मात्रा अधिक होने से प्रदूषण के लेवल में वृद्धि देखने को मिली है, जो इंसान की हेल्थ के लिए खतरनाक है। दरअसल जब किसी शहर में EQI 100 से ज़्यादा होता है तो फिर उस शहर की हवा को खराब माना जाता है। लेकिन आज के समय में बिहार में कई ऐसे शहर हैं जहाँ की EQI 200 और फिर 300 के पार पहुँच गया है। इससे सांस से संबंधित परेशानियाँ हो सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत बिहार के अन्य हिस्सों में डेंगू का घातक वेरिएंट कहर बरपा रहा है। डेंगू की घातक प्रजाति डेनवी टाइप 2 इस ट्रेन से ज़्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं। खबर के अनुसार IGIMS में डेंगू के सैंपलों की हो रही सीरो टैपिंग में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पटना के IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा बिहार में पहली बार डेंगू के स्ट्रेन की पहचान की गई है। आपको बता दूं कि डेंगू के इस टाइप 2 स्ट्रेन पटना से पहले दिल्ली और फिर यूपी के कुछ शहरों में कहर बरपा चुका है। अब बिहार में कई लोग इस स्ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं। अब तक आए सभी सैंपलों में टाइप 2 यानी कि DNAV2 के स्ट्रेन में पाया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय समेत 19 जिलों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्की सी गिरावट आई है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। ये रेट तेल कंपनियों के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे कच्चे तेल के भाव के तहत जारी की जाती है, जिसके कारण हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव आते हैं। आपको बता दूं कि आज पटना में पेट्रोल के रेट में 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल 21 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। वहीं पूर्णिया में भी पेट्रोल डीजल 1 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने RJD पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आपको इन लोगों ने बंधुआ मजदूर बना लिया है। आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता किए बगैर एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। यह सब कुछ गवा कर भी आप उनको वोट कर रहे हैं। जहाँ महागठबंधन अभी बना है, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो फिर भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, विधायक 75 थे। राजद के पास 77 विधायक हैं, फिर भी दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं है। राजद के 2 ही पैर हैं, M और Y। अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर लोग कहेंगे कि भाइयों M को बनाओ, यानी कि M का मतलब मुस्लिम होता है, Y का मतलब यादव होता है। उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ, भाजपा से लड़ाई है, रो कर भी आपको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। 10 साल में भी भाजपा से लड़ रहा हूँ और ये लोग मुझे भाजपा की B टीम बता रहे हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोटरसाइकिल हमारे लड़के चला रहे हैं, लेकिन इसको बनाया जाता है हरियाणा और महाराष्ट्र में। हम लोग घर बनाते हैं तो फिर सीमेंट और छड़ लगता है, बनता मध्य प्रदेश में है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कहाँ बनती है? गुजरात और तमिलनाडु में। आप लोग घरों में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सब मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में बनता है। हमारे यहाँ अब सिर्फ जवान लड़कों को मजदूर बनाया जाता है। देश भर में जिसको भी मजदूरी की जरूरत होती है बस भेज करके बिहार से मजदूर ले जाते हैं। बिहार को लोगों को लेबर का सप्लायर बना दिया है। ज्ञान की भूमि रही बिहार, देवताओं को भी बिहार आकर के ज्ञान मिला है। अव्यवस्था ने आपको हमको लोग ग्रेड लेबर का सप्लायर बना दिया है।
स्थिति बदलनी चाहिए। आपके लड़के जिंदगी भर मजदूर ना रहे, इसीलिए पद यात्रा करने निकले हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार का ये प्रयास है कि सभी विभागों के खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए। जहां हर विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण का काम शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, ये कहना है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अमन और भाईचारा कायम रहेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सभी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों को उन्होंने ये नसीहत दी है कि जिन्होंने जो जिम्मेदारी मिली है उन पर ठीक ढंग से काम करें। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उर्दू भाषा की तारीफ भी की है और कहा है कि ये मीठी जुबान है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार उपचुनाव को लेकर के बड़ा दावा पेश किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की हार होनी तय है। बीजेपी की यहां से हार होगी, इसीलिए बीजेपी द्वारा मतदान केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए वे लोग कुछ भी बेकार का बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा किए गए दावे को लेकर के कहा है कि उनका जो भी आरोप है वह बिल्कुल भी गलत है। उल्टा अभी भी भाजपा के कई लोग जदयू के संपर्क में हैं। इसको लेकर के हम जल्द जवाब देंगे। अब भी कुछ लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं बल्कि हमारे संपर्क में हैं, इसीलिए हार के डर से सुशील कुमार मोदी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। हम लोग दोनों सीटों पर अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां भागलपुर जिला के बेहपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा गांव में एक महादलित परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल मिले। इनमें एक व्यक्ति को मृत पाया गया, जबकि अन्य 4 लोगों की हालत नाजुक है। जख्मी में 2 मासूम और 1 महिला भी शामिल है। भागलपुर जिला के सोनवर्षा वार्ड नंबर 15 के हरिजन टोला की यह घटना है। बताया जाता है कि जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है उसके घर का दरवाजा सुबह देर तक नहीं खुला, जिसके बाद रमेश कुमार ने घर का दरवाजा खोला तो फिर सभी दंग रह गए। अंदर खून से लथपथ पूरा परिवार था, जिसमें एक मृत और फिर अन्य सभी अचेत थे। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। दोस्तों, बात करेंगे कि पुलिस थाने में लंबित वारंट की ट्रैकिंग की जाएगी। अब इसे दबा करके रखना या फिर किसी की गिरफ्तारी को रोके रखना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। जब पुलिस मुख्यालय वारंट की ट्रैकिंग के लिए सीआईडी को जिम्मा सौंपने जा रहा है। जब पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने के लिए वारंट ट्रैकिंग को राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। वारंट ट्रैकिंग सिस्टम राज्य स्तर पर कार्य करने लगेगा तो फिर पुलिस मुख्यालय से लेकर के थाना स्तर तक के अधिकारी ये जान सकेंगे कि किस कोर्ट ने किस मामले में किस व्यक्ति के लिए वारंट जारी किया है, संबंधित व्यक्ति को वारंट प्राप्त हुआ है कि नहीं। इससे कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम होगी। एक अनुमान के मुताबिक 50% से अधिक कोर्ट केस के लंबित होने का सबसे बड़ा कारण मामले से जुड़े पक्षकारों को समय से वारंट नहीं मिलना है। जांच अधिकारियों अपराध की जांच और फिर अपराधियों की खोजबीन सुगम बनाने की दिशा में अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में बिहार पुलिस प्रयासरत है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि उन्होंने किसानों के हित में मंत्री पद की कुर्बानी दी है। उन्होंने आगे कहा है कि आगे भी जरूरत पड़ी तो फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि देश पर वही राज करेगा जो किसानों की बात करेगा। सुधाकर सिंह ने दिल्ली के किसान आंदोलन का उदाहरण देकर के समझाया है कि जिस तरीके से दिल्ली में 13 महीने तक किसानों का वृहद आंदोलन चला, जिसमें कोई भी पार्लियामेंट्रियन नहीं था, जहां उसके बावजूद भी वे सफल नहीं रहा, जहां उनके आगे भारत सरकार झुक गई और फिर बिल को वापस लेना पड़ा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर के नौकरी देने की जो भी नई तरकीब निकाली है, सिवाय युवाओं की आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। एनडीए के कार्यकाल में भाजपा के मंत्रियों की ओर से अलग अलग विभागों में नौकरियों की बहाली की गई थी। सीएम नीतीश कुमार जी और फिर तेजस्वी यादव जी को भुना रहे हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन जिन लोगों को एनडीए सरकार में नौकरी मिली थी उन्हें ही सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ये लोग एनडीए की बोई फसल को काट रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इन दोनों ने राज्य के युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबूत के तौर पर आप बिहार सरकार के विभागों के ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के वैशाली के एक सरकारी मिडिल स्कूल में उस वक्त छात्र और फिर शिक्षक बदहवास हो गए जब स्कूल कैंपस में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। डरे सहमे स्टूडेंट और टीचर जान बचाने के लिए बेंच डेस्क के नीचे छिप गए, जहां भी जगह मिले छिप गए। लेकिन स्कूल में घुसे हथियारबंद बदमाशों का निशाना कोई और था। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक युवक को मार गिराया और फिर बड़े आराम से स्कूल परिसर से निकल गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों की गोली से बचने के लिए युवक स्कूल में घुस गया था। उसे लगा था कि उसका पीछा कर रहे हथियारे स्कूल में बच्चों और फिर टीचर को देख करके नहीं घुसेंगे, लेकिन अपराधी बेखौफ स्कूल में घुस गए। उन्होंने युवक को निशाना बना करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर उसे मार डाला। बदमाशों ने पहले यह सुनिश्चित कर लिया कि युवक की मौत हुई है या नहीं। उसके बाद बड़े आराम से स्कूल से निकल करके फरार हो गए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में स्वर्ण कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कभी उनके साथ लूटपाट होती है, कभी हत्याएं की जाती है। अब बिहार के आरा में एक स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण का मामला सामने आया है। जहां अपहृत स्वर्ण व्यवसाय नगर थाना क्षेत्र के महाजन टोली नंबर 1 निवासी स्वर्गीय सीताराम शाह के 65 वर्षीय पुत्र डॉक्टर हरिजी गुप्ता बताए जा रहे हैं। व्यवसायी के अपहरण से आरा व्यापारी वर्ग खास परेशान है। जानकारी के अनुसार स्वर्ण व्यवसायी जिस मार्केट में किराए का तगादा करने के लिए गए थे, वहां उनके मार्केट में किराए पर रह रहे एक दुकानदार से उनका विवाद भी हुआ था। इसके बाद से ही वे गायब हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मामले की छानबीन करने पहुंचे। जब पुलिस इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने बताया है कि हरि गुप्ता की आरा और फिर पटना में कई आभूषण की दुकान है और फिर वह पेशे से बतौर अधिवक्ता भी हैं। स्वर्ण व्यवसाय कल देर शाम मार्केट में किराया का तगादा करने के लिए गए हुए थे। इसके बाद से ही वे घर नहीं लौटे। पीड़ित परिवार वालों ने व्यवसायी को ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चला। इसके बाद परिवार वालों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय नगर थाना पुलिस को दी गई। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के अलग अलग जिलों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर समेत कई जिलों में डेंगू का कहर जारी है। हर दिन डेंगू के मरीज मिलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में हर दिन डेंगू के 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जिससे पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 5538 हो गई है। इस साल सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो फिर डेंगू ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कल बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंगू के 7 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां इसके साथ ही जिले में कुल डेंगू मरीजों की संख्या 80 हो गई है। हालांकि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए गुरुवार को जिले में कई जगहों पर फॉगिंग की गई। कल बिहार के मुंगेर में जांच के दौरान 22 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 13 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इससे मुंगेर में डेंगू मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। भागलपुर जिले में भी डेंगू की बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। ये हलचल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अचानक दिल्ली के दौरे के कारण बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार देर शाम अचानक दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार दिल्ली दौरे गुरुवार को पहुंचे थे। यहाँ अखिलेश यादव ने अचानक राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे। यहाँ इन दोनों के बीच मुलाकात हुई, जहाँ दोनों काफ़ी देर बातचीत हुई। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के अलावा राबड़ी देवी भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान राजद एमएलसी सुनील सिंह भी मौजूद थे। वहीं लालू यादव बीते दिनों ही सिंगापुर से वापस भारत लौटे हैं। वे स्वास्थ्य कारणों और फिर इलाज के लिए राजद सुप्रीमो सिंगापुर गए हुए थे। उनके वापस लौटने के बाद समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों की तस्वीरें भी सामने आई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार पुलिस ने बिहार में बढ़ते अपराध पर रोकथाम और फिर अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने को लेकर के नया मास्टर प्लान बनाया है। इसको लेकर के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने पत्रकार वार्ता पर करके इसकी जानकारी शेयर की है। गंगवार ने कहा है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर के 92 टीम का गठन किया गया है। हर एक जिले में ये टीम काम करेगी। इसके साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय में बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध ग्राफ पर रोकथाम को लेकर के गंगवार ने कहा है कि हमारी पुलिस काफ़ी सतर्क है। हम लोग इसको लेकर के बैठक करते रहते हैं और इस बैठक में कई तरह की योजनाएं भी बनती रहती है। इसी कड़ी में जब जो योजना बनाई गई है उसके तहत बिहार में अपराध में काफ़ी कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर के जो टीम बनाई गई है उस पर टीम पर अन्य किसी तरह का कोई भी बोझ नहीं रहेगा। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। इसके
आगे उन्होंने बताया है कि इस नई टीम को केवल अपराधियों के लिए बनाया गया है और उनको लिस्ट दे दी गई है। जो भी अपराधी मिले होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक तरफ जहां सरकार बिहार के दफ्तर की व्यवस्था में सुधार को लेकर के प्रयासरत हैं, तो फिर वहीं कुछ लोगों द्वारा इसकी गरिमा को धूमिल करने को कोई भी असर नहीं छोड़ा जाता है। इसी कड़ी में अब एक जो नया मामला सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार के समस्तीपुर जिला के एक सरकारी दफ्तर के छत पर ग्रामीणों द्वारा अश्लील ऑर्केस्ट्रा नाच करवाया गया। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिला के ताजपुर में स्थित संकुत संसाधन केंद्र की छत पर डीजे की धुन पर एक अश्लील भोजपुरी गाने पर एक युवती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जहां इस वीडियो में युवती एक हालिया रिलीज भोजपुरी के अश्लील गाने पर स्कूल के छत पर डांस करती रहती है। नीचे से कुछ ग्रामीण थोड़ा शोरगुल करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो ताजपुर प्रखंड की रजवा में स्थित स्कूल के संसाधन केंद्र की छत पर छठ पूजा के मौके पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का है। हालांकि केडीवी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दूं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो सवाल सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं वो ये है कि आखिरकार किसके अनुमति से सरकारी भवन के छत पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है, जबकि ये स्कूल जिस जगह पर है वहां से कुछ ही दूरी पर तमाम सरकारी अधिकारियों के दफ्तर भी है। ऐसे में इस बात की चर्चा सबसे अधिक है कि इस बात की भनक आखिरकार क्यों नहीं हुई, और यदि हुई तो फिर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर में टेक्सटाइल और लेदर की नई इंडस्ट्री खुलेगी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सरकार की घोषणा को देखते हुए बियड़ा में प्लग एंड प्ले योजना के तहत 4 शेड का निर्माण कराया गया है, जिसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नाथनगर में प्लग एंड प्ले योजना के तहत 2 शेड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बियड़ा परिसर में 50,000 वर्ग फीट में प्लग एंड प्ले के तहत शेड बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।